ज़रीना की बेटी सोबिया के लिए जहेज़ का सामान नहीं था तो उसने अपनी बहू नादिया का सामान चोरी करवाया और बहू से झूठ बोला कि रात को चोर आए थे, तुम्हारा सारा जहेज़ चोरी करके ले गए। नादिया मासूम थी, सास की बात का यकीन कर लिया। जब ज़रीना की बेटी की शादी हुई तो उसके ससुराल वाले जहेज़ देखकर खुश हो गए। कुछ दिन के बाद सोबिया रोती हुई ज़रीना के पास वापस आई और बोली कि अम्मी, मेरा सारा जहेज़ चोरी हो गया। लेकिन जब सोदिया की नंद की शादी हुई तो ज़रीना इसका जहेज़ देखकर बेहोश हो गई, क्योंकि वो सारा सामान तो आज असद को घर आने दो, इससे तो मैं बात करती हूँ कि आखिर इसने क्या सोचा है तुम्हारे बारे में। तुम्हारे ससुराल वाले शादी की तारीख मांग रहे हैं और जहेज़ के नाम पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। रीना ने सोबिया से ये बात की तो वो भी सर हिला कर रह गई। वो भला इस बात पर क्या बोलती। रात को असर लेट कर आया था, चेहरे से थकन के असरात नजर आ रहे थे। हमेशा की तरह खाना खाने के बाद अपनी माँ के पास आकर बैठ गया और हमेशा की तरह नादिया ने ये जानने की कोशिश नहीं की थी कि वो अपनी माँ से क्या बातें कर रहा है। इसमें उन बीवियों जैसी आदत नहीं थी कि शोर जब माँ और बहनों से बातें करे तो इनके दरमियान घुसकर बैठ जाए या सुनने की कोशिश करे कि वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं। नादिया की ये आदत अच्छी थी, मगर उसकी सारी खूबियों की तरह इस आदत को भी नज़रअंदाज कर दिया गया था। मगर असद अपनी बीवी को बहुत सराहता था, कहता था कि मैं खुशकिस्मत इंसान हूँ जिसे इतनी अच्छी बीवी मिली है। जबकि माँ और बहन इसकी बातें सुनकर तज़ब्ज़ब का शिकार होकर रह जाती, मगर असद को इनके रवैये की कोई परवाह नहीं थी। असद, क्या सोचा है तुमने नादिया के जहेज़ के बारे में, क्या करना है? अम्मी, मैंने अपने बॉस से बात की है, मगर आप जानती हैं कि मैं पहले ही वहाँ से कर्जा ले चुका हूँ। आपकी बीमारी के दिनों में मैं अब और मज़ीद कर्जा देने में बॉस तैयार नहीं है। इसके अलावा मेरा ऐसा कोई दोस्त भी नहीं है जो इतनी बड़ी रकम दे सके। हालात आपके सामने ही हैं, आप इन लोगों से थोड़ा वक़्त ले लें, इन्हें बता दें कि इतनी जल्दी हम शादी नहीं कर सकते। वो क्यों इतनी जल्दी शादी करना चाह रहे हैं, आखिर क्या वजह है? नादिया वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई थी। इसे भी ये एहसास था कि उसके भाई के सर पर वो जिम्मेदारी है। अब्बू को फौत हुए 10 साल का अरसा गुजर गया था और 10 साल से भाई ही घर की जिम्मेदारी उठा रहा था। पढ़ाई के साथ साथ जॉब करना, और फिर अब उसकी अपनी बीवी भी थी, उसके भी अखराजात थे। मगर इसके बावजूद भी नादिया को अजीब सा एहसास हुआ था, भाई अपनी बहनों के लिए क्या कुछ नहीं करते। और मेरा एक ही मेरा भाई है जो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, उसे मेरी खुशियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो अपने भाई से दिन ब दिन बदजन हो रही थी। जरीना बेगम दिन ब दिन परेशान होती जा रही थी कि क्या करे। और इधर से सोफिया के ससुराल वाले भी कहने लगे कि हमें शादी की जल्दी है, शादी की तारीख दे दे, हमें किसी बात पर कोई इतराज़ नहीं है। आप अपनी अपनी बेटी को भले भी कुछ भी ना दें, हम कभी भी आपकी बेटी को किसी मामले में तंग नहीं करेंगे, ना इसे ताना देंगे। मगर रीना बेगम सोच रही थी कि शादी से पहले तो सब ऐसा ही कहते हैं, मगर शादी के बाद ही उनके असल जौहर सामने नज़र आते हैं। बाद में इन्हें याद आता है कि बहू जेज काम लाई है और हमें ऐसी लड़की चाहिए थी, मगर ये तो वैसे नहीं है। वो इन सारी बातों से अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। तभी उसके जहन में ख्याल आया। उन्होंने सोबिया के ससुराल वालों को घर पर बुलाया, अच्छी सी दावत की। सोबिया हैरान थी कि अम्मी इतनी अचानक से इतनी खुश कैसे नज़र आने लगी हैं। कुछ दिन पहले तो वो बहुत परेशान थी, और फिर जब उसके ससुराल वाले आए तो अम्मी ने शादी की तारीख भी दे दी। कहने लगी कि 2 हफ्ते के बाद सादगी से सोबिया के निकाह करने के लिए मैं तैयार हूँ। और वो लोग भी निकाह में अपने चंद करीबी लोगों को बुलाना चाहते थे। वलीमा वो लोग धूमधाम से करना चाहते थे। इतने लोगों का इंतज़ाम तो भाई आसानी से कर सकता था, मगर जेज़ की तैयारी सोबिया का दिल डूबने लगा था। भले वक्तों में रीना बेगम ने सोबिया और असद के लिए हल्का फुल्का जेवर बना के रखा था, और इसके लिए बर्तन और चंद छोटी मोटी चीज़ें भी खरीद कर रखी हुई थी। और कुछ दिन पहले ही वो इसके लिए कपड़े भी खरीद कर लाई थी। मगर ज़्यादा मसला फर्नीचर का था कि वो कहाँ से लाया जाए। मगर अब जरीना बेगम बहुत मुतमिन थी। सोबिया ने झिझकते हुए इनसे कहा, अम्मी,
कल तक तो आप बहुत परेशान थी और बगैर जहेज़ के मुझे रुखसत करने पे भी तैयार नहीं थी। भाई ने भी आपको यही कहा है कि उनसे टाइम ले लें, तो फिर अब कैसे आप इनको 2 हफ्ते के बाद टाइम दे रही हैं। ज़रीना बेगम खुलकर मुस्कुराई, कहने लगी कि मेरा नाम भी ज़रीना है। मैं मसाइल को हल करने का तरीका जानती हूँ। तुम बहुत सीधी सादी हो। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें भी समझ आ जाएगी। बस देखती जाओ तुम्हारी माँ करती क्या है। शादी से महज 1 हफ्ता पहले उन्होंने नादिया से कहा कि कितने दिन हो गए हैं तुम्हें अपनी माँ की तरफ गए हुए। बहन जी परेशान हो रही होंगी, क्या सोचेंगी कि उनकी बेटी को हमने घर में कैद करके रखा हुआ है, अपने माँ बाप से भी मिलने नहीं देते। नादिया उनकी इतनी मोहब्बत भरी बात पर खिल उठी, अपनी सास के गले लग गई। कितनी अच्छी है ना आप लोगों की सास, इतनी बुरी होती है जबकि आप कितना ख्याल करने वाली, कितनी मोहब्बत करने वाली हैं। मैं आज ही अम्मी की तरफ जा रही हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा इतना ख्याल रखा। बस मैं एक बार रसद से पूछ लूँ। जबकि ज़रीना बेगम मुस्कुराते हुए उसे देखती रही थी। जब वो घर से बाहर चली गई तो उनके चेहरे पर संजीदगी की तारी हो गई। न जाने किसको फ़ोन करके कहने लगी कि रात को तैयार रहना, आज असद घर पर नहीं होगा और ये सारा काम आज मुकम्मल हो जाना चाहिए, वरना बाद में मसला बन सकता है। उन्होंने जब फ़ोन बंद किया तो आपकी बार सोबिया के लिए खामोश रहना मुश्किल हो गया था। अम्मी मुझे बताएं आप क्या करना चाह रही हैं, किसको घर बुला रही हैं और भाई कहाँ जा रहे हैं। असद मीटिंग के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा है, वो आज घर पर नहीं रुकेगा और आज मैं जो करने जा रही हूँ वो सब तुम भी देख लोगी। फिक्र मत करो, तुम्हें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, बल्कि जो मैं कर रही हूँ तुम्हारे ही फ़ायदे के लिए है। मेरी बेटी मुझे सादगी सारी ज़िंदगी दुआ देगी। वो प्यार से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, जबकि सोबिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। और फिर रात को उसने देखा कि कुछ लोग घर में दाखिल हुए हैं और वो भाभी के कमरे से सामान उठाकर बाहर रखने लगे। अम्मी भी उनकी हिदायत दे रही थी। सोबिया से कहने लगी कि तुम अपने कमरे में रहो, तुम्हें बाहर निकलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सोबिया हैरान थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। फिर बाद में उसे अम्मी ने बताया कि मैंने वो सारा सामान तुम्हारे ससुराल में बेचने का फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि तुम्हें जेज देने के लिए पैसे नहीं हैं। खाली हाथ तो मैं रुखसत नहीं कर सकती। ऐसे में मेरे पास से यही रास्ता बचता था कि मैं नादिया का जहेज़ तुम्हें दे दूं। अब वो सारा फर्नीचर नए सिरे से पॉलिश होकर तुम्हारे ससुराल में जाएगा तो कोई ये पहचान भी नहीं पाएगा कि ये फर्नीचर नादिया का है। वो ज़ोर से हंस पड़ी थी। मसला इन्हें सद का था जो वो इतनी आसानी से कायल नहीं होगा। नादिया से कोई बात मनवाना इनके लिए बाई हाथ का खेल था। सीधे साधे सी लड़की थी, इतनी चालाकियाँ उसे आती ही नहीं थीं और उसकी सादगी देखकर तो ज़रीना बेगम ने उसे अपनी बहू बनाया था। जब वो पहली बार उसे देखने के लिए आई तो इसका खुद से लापरवाह अंदाज इन्हें देखकर इन्हें मालूम हो गया था कि ये लड़की इनके काबू में आ सकती है और इनका ख्याल कुछ गलत भी नहीं हुआ था। अगले ही दिन सुबह सवेरे नादिया उठकर नाश्ता बनाने लगी थी। अपनी सास के दिल में अपनी मोहब्बत और कदर पैदा करने के लिए इनके आगे पीछे फिरने लगी थी और हर काम उनकी मर्ज़ी से उनसे पूछ कर करती थी। ऐसे में ज़रीना बेगम अपने फहमों फरासत पर खुलकर मुस्कुरा देती थी कि अगर होती कोई तेज़ तर्रार लड़की तो माँ बेटी को बिस्तर पर बैठा कर खिला सकती थी। हरगिज़ नहीं, बल्कि कोई और लड़की होती तो वो तो इन दोनों माँ बेटी को घर से बाहर निकाल देती, अपने शौहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लेती। वह ये तो इनकी किसी भी चालाकी को समझती ही नहीं थी और हर बात पर सर झुकाकर आमीन कहती चली जाती थी। नादिया जब घर आई तो कमरे की हालत देखकर परेशान हो गई। ये क्या हुआ अम्मी जान। वो सीधा अपने सास के कमरे में आई। ज़रीना ने मुंह पर दुपट्टा रखा हुआ था, रोते हुए कहने लगी, क्या बताऊँ बेटी, कल रात को घर में चोर घुस आए, सारा सामान उठा कर ले गए। बेटा हमारी तो खैर है, मगर तुम पराई बेटी बच्ची हो और तुम्हारे घर वाले न जाने क्या समझेंगे। नादिया इनके पास आकर बैठ गई। अम्मी कैसे बातें कर रही हैं आप, मुझे आपने मुझे पराया क्यों कहा। मैं तो आपकी अपनी बेटी हूँ
और अगर रात को घर में चोर आ गए थे तो ये सब कुछ उठा कर ले गए, तो इसमें आपकी क्या गलती है? आप इस तरह से मत करें, मुझे तकलीफ़ हो रही है। वो अपनी सास के गले लग गई थी और जरीना बेगम के लबों पर मुस्कुराहट तारी हो गई थी। नादिया को बेवकूफ़ बनाना मुश्किल काम नहीं था, मगर जब असद 2 दिन के बाद घर आया तो वो ये सब देखकर बुरी तरह से भड़क उठा। अम्मी, कमरे की हालत कैसी हुई है? वो इनके पास आया। बेटा, चोर आ गए थे, सारा सामान उठा कर ले गए। वो बेयकीनी से अपनी माँ को देखने लगा। चोर इसी कमरे का सामान क्यों लेकर गए हैं? आपकी बात जरीना बेगम लाजवाब हो गई। कहने लगी कि तुम माँ पर शक कर रहे हो, माँ से सवालों जवाब कर रहे हो। असद खामोश हो गया। नादिया ने उसे कमरे में चलने का इशारा किया कि ये आप अम्मी जान से किस अंदाज में बात कर रहे हैं? अम्मी जान ने खुद चोरों को घर में बुलाया है। वो इसकी आंखों में देखते हुए कहने लगी, तुम बहुत भोली हो नादिया, तुम नहीं समझती कि। नादिया ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो आपकी माँ है, माँ कभी गलत नहीं हो सकती। आपको इनसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इनसे माफ़ी मांगें। और इसे बस खामोशी से देखता ही रह गया। वो अब इस पागल लड़की को क्या कहता? एक तरफ माँ थी और दूसरी दूसरी तरफ ये बीवी जो इन चालाकियों से बिल्कुल दूर थी, मगर ये बीवी इनके लिए अल्लाह का इनाम थी। तभी तो इसकी ज़िंदगी सुकून में गुजर रही थी, वरना अगर आजकल की चालाक लड़की से मिली होती तो उसकी ज़िंदगी भी अजाब बन चुकी होती। सारा दिन उसकी माँ के साथ तकरार जारी रहती। उसने एक तरह से ही शुक्र अदा किया कि नादिया सादा मिजाज थी। और फिर सोबिया की शादी का दिन भी आन पहुंचा था। जरीना बेगम बहुत ज़्यादा रो रही थी। ख़ानदान, रिश्तेदार, ख़वातीन उन्हें दिलासा दे रही थी और नादिया तो उनका साया बनी हुई थी। कभी उनके आंसू पोंछने लगती तो कभी उन्हें दिलासा देने लगती। उसकी बातें सुनकर जरीना बेगम को कोफत हो रही थी, मगर आसपास सब औरतें थीं। तब भी उन्होंने मुश्किल से चेहरे के तासरात को नॉर्मल किया था और वो औरतें बड़ी दिलचस्पी से नादिया को देख रही थी। और सब औरतें सोबिया के ससुराल की थी। जरीना बेगम से कहने लगी कि आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा नेक बहू है, आपकी बहुत खिदमत गुजार है। अगर ऐसी बहू किस्मत वालों को ही मिलती हैं। इससे पहले जरीना बेगम उससे कुछ कहती, नादिया कहने लगी कि मेरी नंद भी ऐसी ही है, जिस घर में जाएगी उसे जन्नत बना देगी। आप लोग भी बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको सोबिया जैसी बहू मिल रही है। और वो ख्वातीन इसकी बात पर मुस्कुराई थी। जरीना बेगम ने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसके चेहरे से वो तलाशना चाहती थी कि वो सच कह रही है या वो बन रही है, मगर उसके चेहरे पर सच्चाई नज़र आ रही थी। सोबिया रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई थी और जरीना बेगम को यही डर था कि कहीं कोई उसके फर्नीचर को पहचान ना ले, मगर शुक्र कि नादिया या असद ने इस बारे में कोई बात नहीं की थी। अब वो सोबिया को अपने घर में खुश देखकर खुद भी खुश थी। उस दिन सोबिया की सास और नंद आई और नादिया से उसके घर का पता पूछने लगी। जरीना बेगम हैरान रह गई। नादिया के घर से आपका क्या लेना देना? आपको इनसे क्या बात करनी है? क्या काम है उससे? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, मगर उनका अंदाज खोजने वाला था। वो कहने लगी कि नादिया की छोटी बहन के बारे में सुना है कि गैर शादीशुदा है। वो जितनी अच्छी नादिया है, जितनी अच्छी उसकी माँ ने तरबियत की है, यकीनन वो बच्ची भी ऐसी ही होगी। बस हम उसी बच्ची को देखने के लिए उसके घर जाना चाहते हैं। जरीना बेगम का मुंह बन गया था। कितनी अच्छी किस्मत थी इन बहनों की। एक को तो उनके बेटे ने हथेली का छाला बना के रखा था और अब दूसरी इतने अच्छे घर में जाने वाली थी। वो डंडी आह भर कर रह गई। मगर सोबिया भी तो खुश नसीब थी जो उसे इतना अच्छा ससुराल मिला था। सोबिया को खुश देकर उनके वजूद में ठंडक सी उतर जाती थी। बातों ही बातों में उन्होंने नादिया से कहा कि वो अपनी बहन का रिश्ता वहाँ पर ना करे, ये मुनासिब नहीं होगा। नादिया ने कहा कि मैं अपने माँ बाप से कहूँगी कि आप ये ना करें, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। नादिया का भाई भी बहुत अच्छा था। फिर जब नादिया के घर में सोबिया के ससुराल वाले गए तो उन्हें नादिया का भाई भी पसंद आ गया था और यूं उन्होंने वट्टे सट्टे सट्टे पर रिश्ता कर लिया था। जरीना बेगम को जब ये बात पता चली तो वो हैरान रह गई। ये तुम्हारे माँ बाप ने क्या बेवकूफ़ी की है? भला वट्टा सट्टा करने की क्या तुक बनती थी? अगर एक का घर खराब हो
तो दूसरे का भी खराब हो जाता है। अब इस बात पर नादिया क्या कहती, वो खामोश हो गई थी, क्योंकि वो अपनी सास के सामने ज़ुबान नहीं चलाती थी। अब नादिया का ज़्यादातर वक़्त अपने माँ बाप के घर में गुजरने लगा था। वहाँ पर दो दो शादियाँ थीं, काम थे। कुछ दिन तो जरीना बेगम ने ये सब कुछ बर्दाश्त किया, मगर फिर एक दिन उस पर गुस्से से दहाड़ने लगी, तुम अपने घर में रुको, ये शरीफ बीवियों का वतीरा नहीं है। रोज़ रोज़ मेके में जाने वाला तुम्हारी माँ और बहनें हैं, वो सारे काम देख सकती हैं। क्या तुमने ठेका लिया है उनके कामों का? नादिया आंखों में आंसू लिए उन्हें देखती रही। मगर अम्मी, वो मेरे बाबा माँ बाप हैं, मुझ पर भी तो हक बनता है इनका। बस बहुत हो गई बातें, अगर यहाँ रहना है तो मेरे तरीके से रहो। अगर उनकी इतनी फ़िक्र है तो हमेशा के लिए वहीं पर चले जाओ। रात को यहाँ पर रहने का क्या तकल्लुफ़ करती हो? अभी मुझ में दम खम है, मैं सारे काम कर सकती हूँ। नादिया खामोश हो गई थी। उसने एक बार भी नहीं जताया था कि वो सुबह का नाश्ता बनाने के बाद सारे काम काज करके जाती है और फिर शाम को घर आकर बाकी मादा काम भी वही करती है। जरीना बेगम तो सारा दिन टीवी देखती रहती हैं, या फिर तस्बीह पढ़ती रहती हैं, या मोहल्ले के दौरे पर निकल जाती हैं। उनके पास औरतें आकर इधर उधर की बातें करती, चुगलियों में गिबत में वो वक़्त गुजारा करती थी। मगर नादिया ऐसा कहकर इन्हें अपने खिलाफ नहीं करना चाहती थी। उस दिन सोबिया आई तो वो बहुत गुस्से में थी। कहने लगी कि हमारे घर में तो नादिया की बहन के ही चर्चे गूंज रहे हैं। बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है और पढ़ी लिखी है। अभी वो घर में आई नहीं है और मेरी सास नंदें मेरे साथ उसका मुकाबला करने लगी हैं। अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, उसकी पोजीशन मुझसे ज़्यादा मजबूत होगी। एक तो उसे उसके घर वाले जहेज भी ज़्यादा देंगे और दूसरा नंद भी तो उसके भाई के घर में जा रही है। अब मेरी घर में हैसियत तो बिल्कुल सिफर होकर रह जाएगी। अम्मा, मैं क्या करूं? जरीना बेगम कहने लगी कि फ़िक्र ना करो, मैं कुछ सोचती हूँ, इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकाल लूँगी। मगर नादिया और उसकी माँ बहनों को जीतने नहीं दूंगी। इनकी कोई साजिश भी कारगर साबित नहीं हो रही थी। देखते ही देखते शादी का दिन भी आन पहुंचा। शादी से एक हफ्ता पहले सोबिया वहाँ पर आई तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। अम्मी, उन लोगों ने इतनी अच्छी बरी तैयार की है, दुल्हन के लिए इतना अच्छा सब कुछ ले लिया है, इतना तो उन्होंने मेरे लिए भी नहीं किया। रीना ने उसे गले से लगा लिया। सब्र करो मेरी बच्ची, तुम अपने शोहर को बताओ कि उसके घर वाले तुम्हारे साथ कितनी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, और तुम्हें तो जेवर भी उन्होंने इतना हल्का डाला जबकि जोड़े भी कम कीमत थे। अम्मी, मैंने इनसे सारी बातों का जिक्र किया है तो वो कहने लगे कि तब जितनी गुंजाइश थी घर वालों ने उतने ही में ही तैयार की। अब बासत भी नौकरी करने लगा है और अपनी बीवी के लिए सब कुछ इसने खुद ही बनाया है। नंद का जहेज भी वो दोनों भाई मिलकर बना रहे हैं। उनके अब्बू भी काम काज करते हैं। बस मेरी दफ़ा ही सब लोगों को मौत पड़ी हुई थी। वो तल्खी से बोली थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह में जीना बेगम की ज़बान आ गई हो। अगले दिन वो वापस चली गई, मगर उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही उसकी काल आ गई। वो बुरी तरह से रो रही थी। सीरीना का दिल दहलने लगा। अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी उसे, और रोता देखकर वो परेशान हो गई थी। क्या हुआ मेरी बेटी, क्यों तुम रो रही हो? सोबिया कहने लगी कि मेरा सारा सामान चोरी हो गया है, मेरा कुछ भी नहीं रहा। वो फूट फूट कर रो रही थी और जरीना हैरत से मुंह खोले उसकी बातों को सुन रही थी। यकीन ही नहीं आ रहा था ये सब क्या हो गया है। वो इस बात का किसी से जिक्र भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने सब कुछ सबको बताया था कि उन्होंने सोबिया को जहेज नहीं दिया, और अब इस बात पर वह वेला कैसे मचा सकती थी। अब वो सोबिया को ही बर्दाश्त करने की तलकीन करने लगी। अपने शोहर से कहो कि अच्छा कमाता है, वो खुद अपनी मर्जी का फर्नीचर बना देगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सोबिया खामोश होकर रह गई थी, माँ से बहस नहीं कर सकती थी। अब शादी का दिन भी आ पहुंचा था। सोबिया जब भी कॉल करती तो यही रोना रोती कि दूसरी बहू को उसके मुकाबले में ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। और जरीना बेगम नादिया पर चढ़ दौड़ती हैं। तुम्हें अपनी बहन और भाई के लिए वही घर मिला था, मेरी बेटी के इस घर में तुमने अहमियत ख़त्म कर दी है। अपनी बहन को अच्छा साबित करने के लिए मेरी बेटे को सबकी नज़रों में बुरा बना रही हो। नादिया हैरत से सोचती कि आखिर इन्हें क्या हुआ है, क्या वो इस तरह से कह रही हैं।
हैरत उसे अपनी भाभी का चेस देखकर हुई थी। वो हूबहू वैसा ही था जैसा उसके पास था। और एक दिन नादिया के घर वालों ने सोबिया के घर वालों की दावत की थी। जरीना बेगम को भी खुसूसी तौर पर घर पर बुलाया था। कहने लगी कि बहन, कितना टाइम हो गया है, हम लोग मिलजुल कर नहीं बैठे, आप आएंगी तो हमें अच्छा लगेगा। जरीना बेगम अपनी बेटी के कहने पर वहाँ पर आ गई थी। और जब वो दुल्हन के कमरे में गई तो उसका सामान देखकर उसकी आंखें फटे की फटी रह गई थीं। ये सामान तो वही था जो उन्होंने अपनी बहू का चुरा कर अपनी बेटी को दिया था, और अब उसके ससुराल वालों ने अपनी बेटी को दे दिया। वो सबसे नज़रें चुराने लगी थी। वो सोच रही थी कि क्या इन लोगों को ये बात मालूम नहीं हुई होगी कि ये सामान किसका है। सोबिया भी वही सोच रही थी जो जरीना बेगम सोच रही थी। और फिर सबसे नज़रें बचाकर वो दोनों अलग थलग कोने में बैठ गई। अम्मी, ये सब क्या हुआ? ये सामान जिन लोगों का था आखिरकार उन्हीं लोगों के घर पहुंच गया। मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ धोखा किया है, मुझसे झूठ बोला है, और मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं लोगों की दोबारा शक्ल भी देखूं। मुझे इनकी शक्ल जहर से भी बुरी लग रही है। जरीना बेगम कहने लगी कि पागलों जैसी बातें मत करो, अपनी भाभी को देखो, इसको भी तो मालूम हो गया था कि हमने इसका फर्नीचर खुद चुराया है, मगर इसके बावजूद भी उसने कभी हमसे इस बारे में बात प्रस्त नहीं की। वो अच्छे दिल की है वो लड़की। आज मुझे इसके अच्छाई का एहसास हो रहा है। आज जब मेरी चोरी सबके सामने आ गई है और मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है, मगर मजाल है उस लड़की ने की। कितनी बार उसने मुझे गलत हरकतों पर देखा फिर भी नोट नहीं किया, मगर उसने कभी मुझे जिताया नहीं, क्योंकि इसका मकसद मुझे शर्मिंदा नहीं करना था। जरीना बेगम जितना वक्त भी वहीं पर रहीं वो सबसे नज़रें चुराती रहीं। इन्हें मालूम हो गया था कि असद को और नादिया के घर वालों को ये सब मालूम हो गया है। वो किस मुंह से इनका सामना करते हैं। जब घर आई तो असद कहने लगा कि अम्मी, आज मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि मैं बता नहीं सकता। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनके आंसू देखकर बेचैन हो गया। अम्मी, क्यों किया आपने ऐसा? सोबिया के लिए किया, क्योंकि मैं उससे खाली हाथ रुखसत नहीं करना चाहती थी। अम्मी, नादिया भी किसी की बेटी थी। आपने उसे कभी अपनी बेटी नहीं समझा। और सोचें कि उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। तभी नादिया वहाँ पर आ गई। आप मेरी अम्मी से इस अंदाज में बातें ना किया करें। सोबिया मेरी बहनों जैसी है, मुझे किसी बात पर कोई शिकवा नहीं है। वो जरीना बेगम के गले से लाकर बोली तो अब की बार वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। उनकी आंखों में अब सच में नदामत के आंसू बह रहे थे।